लास्ट एपिसोड में हमने देखा था आइंशान और यानरैन सेफली क्रिस्टल क्लैन से डफने लौट आए थे। डफने लौटने के बाद आइंशान को अपनी फाइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करनी थी, लेकिन वो इंटरनेट पर लॉगिन नहीं कर सकता था। इस वजह से वो ग्लैडिएटर प्लेटफॉर्म पर भी लॉगिन नहीं कर सकता था। ऐसे में उसे आर्मी के वर्चुअल कैंप में ही लॉगिन करना पड़ता है, जहाँ पर उसका अपोनेंट एक कॉन क्यूबिन नाम का इंसान निकलता है। कॉन क्यूबिन नाम को देखकर आइंशान सोच में पड़ गया था कि आखिर वो कौन इंसान होगा जिसने अपना नाम इतना अजीब रखा है। अब आगे, पर आइंशान ये नहीं जानता था कि वो इस कॉन क्यूबिन नाम के इंसान को बहुत अच्छी तरह से जानता है। इधर हमें काफ़ी टाइम बाद क्वीन जुआन को दिखाया जाता है। इसने अभी अभी वर्चुअल कैंप पर लॉगिन किया था एंड वहाँ पर उसका अपोनेंट अब वॉरशिप सोल्जर बना था। उसके आईडी को देखकर क्वीन जुआन सोच में पड़ जाती है, अब वॉरशिप सोल्जर कहीं वो किलिंग किक्स वाला वॉरशिप सोल्जर तो नहीं है। हानशैन का किलिंग किक्स वाला वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया था। ऐसे में क्वीन जुआन ने भी वो वीडियो देखा था एंड उसे पता था उस वीडियो में जो इंसान है उसकी आईडी भी अब वॉरशिप सोल्जर है। लेकिन जब क्वीन जुआन अपने अपोनेंट की रैंक देखती है तो उसे वहाँ पे सिर्फ एक रिक्रूट दिखाई पड़ता है। वो सोच में पड़ जाती है, किलिंग किक्स डिमॉन्स्ट्रेट करने वाला इंसान कभी भी सिर्फ एक रिक्रूट नहीं हो सकता है। शायद इन दोनों की सिर्फ आईडी सेम है और ये दोनों सेम पर्सन नहीं हैं। यही सोचकर वो तैयार हो जाती है। कुछ ही पलों में वो और उसका अपोनेंट आमने सामने खड़े हुए थे। मतलब वो और हानशन आमने सामने खड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते थे, क्योंकि एआई ने उन दोनों के चेहरे ब्लर कर रखे थे। ऐसे में वो दोनों एक दूसरे को नहीं पहचान पाते हैं। कुछ ही पलों में उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है एंड क्वीन जुआन एक के बाद एक अपने अपोनेंट पर हमला करना शुरू कर देती है। आइंशान भी उसके सभी के सभी हमलों को ब्लॉक करने लगता है। आइंशान ने डिसाइड किया था कि अभी के लिए वो सिर्फ अपने अपोनेंट के हमलों को ब्लॉक और डॉज करेगा एंड उस पर कोई भी हमला नहीं करेगा। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि लो डेमन वर्ल्ड में उसे केव में जो मार्शल आर्ट टेक्निक मिली थी, आइंशान ने उसे काफ़ी हद तक समझ लिया था एंड उसकी प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दिया था। इस मिस्टीरियस टेक्निक का नाम मिस्टीरियस मंत्रा था। आइंशान ने जब इसे स्टडी किया था तो वो समझ गया था कि इसमें एंड क्वीन की हेवनली गो में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। इस वजह से आइंशान यहाँ पर हेवनली गो के साथ साथ मिस्टीरियस मंत्रा को भी प्रैक्टिस करना चाहता था एंड खुद को उसमें इम्प्रूव करने के लिए ही उसने फाइट ज्वाइन की थी। उन दोनों की फाइट काफ़ी देर तक जारी रहती है, लेकिन जब क्वीन जुआन देखती है कि वो चाहकर भी अपने अपोनेंट को नहीं हरा पा रही है तो उसे गुस्सा आने लगता है। वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है एंड वो गुस्से में आकर जल्दी से एक खतरनाक मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज़ करती है। वो जल्दी से अपने अपोनेंट को अपने हाथ से मारती है। उसका अपोनेंट उस हाथ से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ अचानक से जाकर उसके अपोनेंट को लग जाता है एंड उसके अपोनेंट की एचपी लगभग 64 पॉइंट्स तक कम हो जाती है। इतना खतरनाक हमला लगने की वजह से आइंशान अभी के लिए शॉक में चला गया था। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर मेरे सामने वाला अपोनेंट किस तरह की मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज़ कर रहा है तो उसका डैमेज इतना ज़्यादा है। लेकिन अब वक्त था अपने सामने वाले अपोनेंट को हराने का। ऐसे में आइंशान ज़्यादा नहीं सोचता है एंड कुछ ही पलों में फाइट की पूरी दिशा मोड़कर अपने अपोनेंट को हरा देता है। स्टार्टिंग में क्वीन जुआन को लगा था कि वो ये फाइट बहुत इजीली जीत जाएगी, क्योंकि उसका सामना एक नौसिखिए से हुआ है। लेकिन फाइट के दौरान वो समझ गई थी कि उसका अपोनेंट एक बहुत ही पावरफुल इंसान है एंड वो किसी मास्टर से कम नहीं है। ऐसे में उसके मन में अपने अपोनेंट के प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आ गई थी। इसी रिस्पेक्ट के साथ वो कहती है, सर क्या मैं जान सकती हूँ आप कौन हैं, आपका नाम क्या है एंड आर्मी में आपकी रैंक क्या है। इस पर हाइंशन कहता है, मैं कौन हूँ ये जानने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है एंड हाँ, तुम्हें मुझे सर कहने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं एक सिर्फ ऑर्डिनरी सोल्जर हूँ, ऐसे में तुम मुझे सिर्फ सोल्जर भी कह सकती हो। तो क्वीन जुआन अपना सर खुजाते हुए कहती है, सर क्या आप मुझे बस इतना बता सकते हैं कि आपने अभी के लिए कौन सी मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज़ किया था एंड अगर पॉसिबल हो तो क्या आप मुझे वो सिखा सकते हैं। ये सुनकर हाइंशन थोड़ा सोच में पड़ जाता है एंड थोड़ा सोचने के बाद कहता है,
अगर तुम उसे सीखना चाहती हो तो मैं तुम्हें वो टेक्निक सिखा सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। मैं फ्री में तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता हूँ। तो इस पर क्विंजुआन पूछती है, आखिर आप क्या मांगना चाहते हैं? आप जो भी मांगना चाहते हैं, अगर मैं उसे अफोर्ड कर सकती हूँ तो आपको ज़रूर दूंगी। इस पर हानशन कहता है, फाइट के दौरान तुमने अपने हाथ से जो पावरफुल स्ट्राइक की थी, उस स्ट्राइक में तुमने जिस मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज़ किया था, तुम्हें मुझे बदले में वो मार्शल आर्ट टेक्निक सिखानी होगी। ये सुनकर क्विंजुआन तुरंत मान जाती है एंड उसे वो टेक्निक डिमॉन्स्ट्रेट कर कर दिखाने लगती है। इस टेक्निक का नाम थंडर ब्लो था एंड एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक थी, लेकिन इतनी ज़्यादा कीमती भी नहीं थी कि सामने वाला इंसान अपने मिस्टीरियस टेक्निक के लिए उसे ये टेक्निक दिखाने के लिए कहे। ऐसे में उसे शक होने लगा था कि सामने वाला इंसान बस उसका टेस्ट ले रहा है, बाकी उसे कोई टेक्निक नहीं सीखनी है। यही सोचकर क्विंजुआन काफ़ी अच्छी तरह से वो टेक्निक डिमॉन्स्ट्रेट करती है। हानशन ने उस टेक्निक को काफ़ी हद तक समझ लिया था। इसके बाद अब हानशन की बारी थी। हानशन यानरैन को मिस्टीरियस मंत्रा की कुछ टेक्निक सिखाता है, जिसके बाद वो बैटलफील्ड से बाहर आ जाता है। तभी उसके पास कॉन क्यूबिन की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है एंड हानशन उसे एक्सेप्ट कर लेता है। उसे किचन में कुछ काम था, इस वजह से हानशन वहाँ से किचन में आ जाता है, जहाँ पर उसका एक साथी उससे कहता है, हानशन तुम मेजर की रैंक से ग्रेजुएट हुए थे ना, एंड शायद जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम एक स्केर्ड ब्लड इवॉल्वर हो। तो इस पर हानशन कहता है, हाँ, लेकिन आखिर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तो इस पर वो बंदा कहता है, तुम तो ये जानते ही हो इस मिशन में डफने ने बहुत ज़्यादा लॉस सफ़र किया है एंड अपने बहुत सारे लोग खोए हैं। ऐसे में मिलिट्री अभी के लिए डफने के लोगों को प्रमोशन दे रही है। तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, ऐसे में शायद तुम मैक टीम के लीडर भी बन सकते हो इस बार। ये सुनकर हानशन सोच में पड़ जाता है एंड वहाँ से बाहर आकर वो जल्दी से यानरैन को कॉल लगाता है एंड उससे इस बारे में पूछता है। तो यानरैन कहती है, हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अभी के लिए मिलिट्री डफने के लोगों को प्रमोशन दे रही है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि प्रमोशन मिलने के बाद तुम किसी भी टीम के लीडर बनने की बजाय मेरे गार्ड बनो। ये सुनकर हानशन पूछता है, मतलब? तो यानरैन कहती है, डफने ने मेरे लिए 2 गार्ड्स अपॉइंट किए हैं, उनमें से एक गार्ड तो पहले से ही फिक्स है, लेकिन दूसरे गार्ड के लिए 3 लोग कंपटीशन में लगे हुए हैं। उन तीनों में से एक इंसान बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर तुम उस इंसान को हरा देते हो तो तुम मेरे गार्ड बन सकते हो। ये सुनकर हानशन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड खुशी के साथ कहता है, अगर मैं तुम्हारा गार्ड बन गया तो हम लोग ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ बिता पाएंगे। ये सुनकर यानरैन भी शर्माने लगती है। हानशन जानता था कि यानरैन का गार्ड बनना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, इसलिए जैसे ही डफने रोका प्लैनेट लौटती है, हानशन सभी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद वहाँ से सीधा एडवांस रेमन वर्ल्ड आ जाता है, ताकि और ज़्यादा जीन पॉइंट्स हासिल कर कर वो अपनी पावर और ज़्यादा बढ़ा सके। वहाँ आते ही उसकी मुलाकात जू टिंग से होती है, जो हानशन को क्लाउड स्टेप दे देता है। हानशन को अपनी पावर बढ़ानी थी, इस वजह से वो वहाँ से शिकार पर निकल जाता है। उसने सोच रखा था वो ऐसे बीस्टों का शिकार करेगा जो साइज़ में छोटे होंगे, क्योंकि जो बीस्ट जितना ज़्यादा छोटा होता था उससे उतने ही ज़्यादा जीन पॉइंट्स मिलते थे। उसे यानरैन ने बताया था कि अगर उसे यानरैन का गार्ड बनना है तो उसके लिए हानशन को 3 लोगों से कम्पीट करना होगा। उन 3 लोगों में से एक इंसान बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उस इंसान ने किंग कॉन्ग बॉडी की प्रैक्टिस कर रखी है। ऐसे में एक इंसान जिसकी फिटनेस 120 से कम है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए हानशन को अपनी पावर जल्द से जल्द बढ़ानी होगी, ताकि हानशन उससे भी ज़्यादा पावरफुल हो जाए। हानशन ने इस बात को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लिया था, इसलिए वो तुरंत शिकार पर निकल गया था। काफ़ी देर तक आगे बढ़ने के बाद उसे फाइनली स्नोफील्ड में एक अजीब सा बीस्ट दिखाई पड़ता है, जो देखने में एक शैबल जैसा था। हानशन तुरंत समझ जाता है कि ये बीस्ट ज़रूर एक स्केर्ड ब्लड रैंक का बीस्ट होगा, क्योंकि हानशन को देखकर वो बीस्ट भागा नहीं था। जैसे वो बीस्ट हानशन को देखता है तो वो तुरंत हानशन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है एंड हानशन पर हमला कर देता है। हानशन जल्दी से उसके हमले को डॉच करता है एंड उसे एक ज़ोरदार पंच मारता है, लेकिन वो बीस्ट हानशन के हमले को डॉच कर लेता है एंड घूमकर हानशन की बाह पर एक ज़ोरदार हमला कर देता है।
उसके पंजे अभी के लिए हाइंशन की बाह को लग चुके थे। जैसे वो पंजे हाइंशन की बाह को लगते हैं, वहाँ से खून आने लगता है, लेकिन वो खून पर्पल रंग का था। ये देखकर हाइंशन तुरंत समझ जाता है कि इस बीस्ट के पंजों में खतरनाक जहर है। वो जहर हाइंशन की बॉडी पर हावी होने लगा था एंड हाइंशन को चक्कर आने लगे थे। पर ऐसा फील होती ही हाइंशन जल्दी से अपनी आइस जेड बोन को एक्टिवेट कर लेता है। आइस जेड बोन एक्टिवेट होते ही हाइंशन की बॉडी पर से जहर का असर कम होने लगता है। हाइंशन समझ गया था कि इस बीस्ट को हराना मुश्किल होगा, लेकिन वो एक बात जानता था कि एक बीस्ट है, ऐसे में ये ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा होकर अपनी पावर बढ़ा सकता है, लेकिन कभी भी समझदार नहीं हो सकता है। वहीं वो एक ह्यूमन है, ऐसे में वो समझदारी से हमला कर कर इस पावरफुल बीस्ट को हरा सकता है। हाइंशन ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कि वो कमज़ोर पड़ने लगा है, एंड जैसे वो बीस्ट उस पर हमला करने आता है, हाइंशन जल्दी से उसके हमले को डॉच कर कर उसे एक ज़ोरदार पंच मारता है। इस पंच में तीन फोर्स थी। जैसे ये हमला उस बीस्ट को लगता है, उस बीस्ट के इनर ऑर्गन्स पर चोट आ जाती है एंड वो बीस्ट वहाँ पर धड़ाम से गिर जाता है। हाइंशन को लगा था कि ये बीस्ट मर चुका है, लेकिन तभी वो बीस्ट खड़ा होकर वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर हाइंशन उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वो काफ़ी दिनों तक उसका पीछा करता रहता है एंड फाइनली एक दिन वो बीस्ट मर जाता है। हाइंशन उस बीस्ट को मरता देख खुश हो जाता है। उस बीस्ट के मरते ही हाइंशन की पावर स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है, स्केयर्ड रैंक का घोस्ट पंजों वाला सेबल बीस्ट मारा गया। आपको सेबल बीस्ट की बीस्ट सोल हासिल हुई है। 0 से 10 स्केयर्ड रैंक की जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका मीट कंज्यूम कीजिए। उस बीस्ट के मरने की वजह से हाइंशन फाइनली राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाता है, क्योंकि पिछले 3 से 4 दिनों से वो लगातार इस बीस्ट का पीछा कर रहा था। उसने 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं लिया था। ऐसे में वो बुरी तरह से थक चुका था। बर्फ़ में पड़ा पड़ा वो रेस्ट लेने लगता है। उसे अभी के लिए इस बीस्ट के मरने की खुशी थी एंड वो जानता था कि एक बार अच्छी नींद लेने के बाद उसकी लगभग आधी पावर तो रिकवर हो ही जाएगी। यही सोचकर वो सोने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, हे दोस्त, आखिर तुम यहाँ पर क्यों सो रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि अगर तुम यहाँ पर सो गए तो दोबारा कभी उठ नहीं पाओगे? उस आवाज़ को सुनकर हाइंशन अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपने सामने एक अजीब सी लड़की दिखाई पड़ती है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रही थी। हाइंशन उस लड़की को देखकर कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो। तो इस पर वो लड़की कहती है, देखो, मुझे तुम्हारी मदद करने दो, वरना तुम मर जाओगे। एंड चिंता मत करो, मदद करने के लिए मैं तुमसे कोई फ़ी नहीं मांगूंगी, मैं फ्री में ही तुम्हारी मदद करूँगी। ये कहकर वो हाइंशन को उठा लेती है। इसके बाद वो शेबल बीस्ट को भी उठा लेती है एंड उन दोनों को वहाँ से लेकर जाने लगती है। हाइंशन जब देखता है कि वो लड़की उसकी मदद कर रही है, तो फाइनली राहत की सांस लेता है एंड कुछ भी ना करने का डिसीजन लेता है। रास्ते में वो लड़की कहती है, इतने छोटे बीस्ट को मारते हुए तुम इतने ज़्यादा घायल हो गए, तुम सच में किसी काम के नहीं हो। ये सुनकर हाइंशन को गुस्सा तो आता है, लेकिन उस लड़की से कुछ कहता नहीं है, क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। ऐसे ही हाइंशन लगभग 1 दिन तक उस लड़की के कंधे पर रेस्ट करता रहता है। इस दौरान उसने उस लड़की से काफ़ी सारी बातें की थी, जिससे हाइंशन को पता चला था कि यहीं पास में एक शेल्टर है जिसका नाम स्टारविल शेल्टर है। उस स्टारविल शेल्टर का मालिक एक बहुत ही पावरफुल इंसान है एंड ये लड़की भी स्टारविल शेल्टर से ही बिलोंग करती है, लेकिन एक म्यूटेंट इवॉल्वर है। ऐसे में बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, बस इसकी फिजिक किसी भी नॉर्मल लड़की से ज़्यादा पावरफुल है। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते वो लोग स्टारविल शेल्टर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। हाइंशन शॉक के साथ कहता है, स्टारविल शेल्टर पर तो हमला हो चुका है। स्टारविल शेल्टर पर अभी के लिए बहुत सारे बीस्ट लगातार हमला किए जा रहे थे। उनका सिर्फ एक ही निशाना था कि किसी भी तरह स्टारविल शेल्टर को डिस्ट्रॉय करना। एंड उन सभी बीस्टों को अभी के लिए एक स्पिरिट कमांड कर रही थी, जो एक बड़े से स्नेक के सर पर खड़ी हुई थी एंड नीचे मौजूद सभी के सभी बीस्टों को लगातार आगे बढ़ने के लिए कमांड कर रही थी। हाइंशन उसे देखते ही पहचान गया था कि ये लड़की एक रॉयल स्पिरिट है। तभी वो ग्वेन नाम की लड़की, जो अपने कंधे पर हाइंशन को यहाँ तक लेकर आई थी,
वो हाइंशान को नीचे उतार देती है एंड तेजी से भागते हुए स्टारविल शेल्टर की तरफ जाने लगती है। ये देखकर हाइंशान कहता है, आखिर तुम क्या कर रही हो एंड क्यों अपनी जान खतरे में डाल रही हो? तो इस पर वो लड़की कहती है, अभी के लिए हमारा शेल्टर मुसीबत में है, ऐसे में मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ। एंड वैसे भी अगर एक बार हमारा ये शेल्टर डिस्ट्रॉय हो गया तो यहाँ कहीं आसपास टेलीपोर्टेशन डिवाइस नहीं है। मतलब इस शेल्टर के डिस्ट्रॉय होने के बाद हम बेघर तो हो ही जाएंगे, साथ ही साथ हम कभी भी दोबारा रोका प्लैनेट नहीं लौट पाएंगे। ऐसे में इन बीस्टों से लड़ना मेरे पास मौजूद आखिरी ऑप्शन है। ये कहकर कमज़ोर होने के बावजूद वो लड़की तेज़ी से स्टारविल शेल्टर की तरफ जाने लगती है। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।